नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार। हमने बहुत देर कर दी। हमने मतलब भारत सरकार ने। हमारे बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं। कुछ बच्चे जो बॉर्डर एरिया में थे वो तो आ गए। बहुत सारे बच्चे बॉर्डर के किनारे फंसे हुए हैं और उनको बॉर्डर पार करने नहीं दिया जा रहा है। पोलैंड ने अपना बॉर्डर बंद कर दिया है। इसी बीच कुछ वीडियो आ रहे हैं जो मैं यहाँ नहीं लगाऊंगा। आप सोशल मीडिया पे सर्च कीजिए, जाके ट्विटर पे, फेसबुक पर आपको मिल जाएगा। इंडियन स्टूडेंट इन यूक्रेन। वहाँ सैनिक भारतीय बच्चों को मार रहे हैं, जूतों से मार रहे हैं, बूट से। उसके ऊपर ज्यादती हो रही, बच्चों के ऊपर धक्के दे के बाहर किया जा रहा है और आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं। आवाज़ आ रही फायरिंग की। तो ये बड़ा दुखद है। हम फंस गए हैं बुरी तरह से। वो सैनिक रसियन है और यूक्रेनियन है, हम नहीं कह सकते, क्योंकि वहाँ पता नहीं चल रहा है। यूक्रेन में रसियन यूक्रेन के सैनिक वर्दी पहन के यूक्रेन पे कब्जा करना चाह रहा है और यूक्रेनियन भी इस तरह के काम कर रहे हैं रसियन वर्दी पहन के, उसमें शामिल होकर, क्योंकि सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। दोनों एक ही है, रसिया ही था, वो पता नहीं चलता। तो ऐसा हो रहा है। इसी बीच हमारे बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं। कुछ दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। एक छोटी सी आशा की किरण नज़र आई है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि हम बातचीत के लिए राजी है और रूस भी राजी हो गया। बेलारूस में हो गई मीटिंग शेरनोबिल के पास, तो उन्होंने कहा कि हम राजी है। लेकिन राजी क्या है, उससे राजी तो तब होगा जब मीटिंग होगी। अब क्या होगा, नहीं होगा। मीटिंग होगी कि नहीं होगी उसका तो अभी कुछ पता नहीं। उन्होंने कहा तो है, लेकिन आगे क्या होगा पता नहीं। हर समय कुछ ना कुछ सिचुएशन चेंज हो रहा है। रशियन प्रेसिडेंट ने बहुत बड़ा मीटिंग बुलाया है अपने डिफेंस कमांड का, उनको ऑर्डर किया है। और एक मेरे को एएफपी न्यूज एजेंसी से मिला है कि रशियन प्रेसिडेंट पुतिन हैज ऑर्डर हिज डिफेंस चीफ टू पुट द कंट्रीज डिटरेंस फोर्सेज ऑन हाई अलर्ट एज एक्यूज्ड वेस्टर्न कंट्री ऑफ टेकिंग अनफ्रेंडली स्टेप्स अगेंस्ट हिज कंट्री एमिड मॉस्को इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। वही कि हम यूक्रेन पे हमला किए और जितने भी यूरोपियन कंट्री है वो हमारे देश के ऊपर इतने सारे प्रतिबंध लगा रहे हैं। चारों तरफ से घेर लिया है मुझे। यहाँ तक कि अब रसिया के जहाज़ को भी उड़ने नहीं दिया जाएगा दूसरे देश में। और सारे संपत्ति उनके विदेशों में थे वो जब्त कर लिया। तो इन्होंने अपने न्यूक्लियर जो डिटरेंस फोर्सेज है न्यूक्लियर वाले को, उसको बोला कि तैयार रहो। ये एक बहुत ही दुखद है और बहुत डराने वाली खबर है, बहुत डराने वाली। क्योंकि रसिया संसार का सबसे बड़ा, अमेरिका से भी बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल का उसके पास जखीरा है। और पूरे कंट्री का, रसिया का यही एक बहुत बड़ा विपन है, परमाणु बम, न्यूक्लियर। और इसके पास S-4 डिफेंस सिस्टम भी है, S-400, जो दूसरे को मिसाइल को रोक सकता है। तो ये दूसरे पर आराम से हमला कर सकता है। तो ये बड़ा ही दुखद है। पोप को बीच में आना पड़ा है। पोप ने शांति के लिए कहा है और उसने आग्रह किया है कि जो यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन मिशन वाले हैं उनके लिए रास्ता दो, उनको यूक्रेन में जाने दो, मानव सहायता के लिए, वहाँ जाके मानव की रक्षा के लिए। एक तो वो किया है। लेकिन बाकी जो वेस्टर्न कंट्री है वो पूरी तरह से प्रेशर बनाए हुए है रसिया के ऊपर। युद्ध बड़े जोर शोर से चल रहा है कीव में, राजधानी के सड़कों पे लड़ रहे हैं लोग। यूक्रेन की महिलाएं, बच्चे सब बंदूक लेके रोड पे आ गए और रात को ऑयल रिफाइनरी को उड़ा दिया। ये न्यूज़ आपको मिल ही गया होगा। पूरा ऑयल रिफाइनरी और ऑयल डिपो को उड़ा दिया रसिया ने। तो ये सब बड़े दुखद न्यूज है। ये हम फंसे हुए अभी। पोलैंड ने भारतीय के लिए भी बंद किया है बॉर्डर, ये पूरे दुनिया के लिए बंद किया है ये नहीं पता। क्योंकि ट्रेन अभी जर्मनी जा रही है, जो यूक्रेनियन नागरिक है उसको लेकर जर्मनी में एंट्री मिल रही है। तो भारतीयों के लिए बंद करना पोलैंड में, ये कैसे हो सकता है, ये समझ में नहीं आ रहा कि भारत सरकार की कूटनीति कहाँ है। भारत सरकार को पोलैंड से क्या दुश्मनी है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि भारत सरकार अभी रसिया का साथ दे रहा है, साथ नहीं दे रहा है, न्यूट्रल है कि हम न्यूट्रल रहेंगे जी।
न्यूट्रल कुछ नहीं है। न्यूट्रल का मतलब वो जो यूरोपियन यूनियन है और यूरोपियन कंट्री चाहे अमेरिका हो, वो सब यही मायने लगा रहे, रसिया भी, जापान भी, कि अब इंडिया न्यूट्रल नहीं है, इंडिया रसिया के साथ है। वो यही मानेंगे। जो भी उन लोगों के साथ नहीं जाएगा उसको यही मानेंगे कि ये रसिया के साथ है। और जब रसिया के साथ है तो हमारे लोगों के साथ यही होगा, बॉर्डर बंद कर दिया जाएगा, डिप्लोमेटिक रिलेशन की प्रॉब्लम होगी। ये सब चल रहा है जो मुझे लग रहा है। अगर डिप्लोमेटिक रिलेशन में कहीं कोई प्रॉब्लम हुई है तो ये बहुत दुखद है। हमारे देश का नेता दूरदर्शी नहीं है और हम फंस गए हैं और हम पूरे भारत में, पूरे दुनिया में हम अलग थलग पड़ने वाले हैं या पड़ गए हैं। क्योंकि हम रसिया के साथ हैं, ठीक है, हम रसिया के साथ रहेंगे, चलो एक कंट्री मान लिया रसिया के साथ है, पाकिस्तान रसिया के साथ है, वो अमेरिका को छोड़ के रसिया से मीटिंग किया है, और चाइना रसिया के साथ है। तो क्या हुआ, पाकिस्तान और चाइना हमारा साथ देगा? कभी नहीं देगा। तो हम किसके साथ रह गए? सिर्फ रसिया के साथ रह गए, और पूरा दुनिया रसिया के विरोध में है। तो हम कहाँ फंसे हुए हैं? अभी हम कहीं नहीं जा सकते। अगर वो चाहें, दुनिया के लोग जिस तरह से प्रतिबंध लगा रहे हैं, अमेरिका ने भी कहा है कि जो भी रसिया का साथ देगा हम उसको कट ऑफ करेंगे, तो उस तरह से हम भी कट ऑफ हो जाएंगे फ्यूचर में। और ये युद्ध बड़ी लंबी चलने वाली है जैसा लग रहा है। अगर ये बातचीत नहीं हुआ ठीक से, अगर जेलेंस्की रसिया के बातों को से सहमत नहीं हुआ, ये चाह रहा है कि अमेरिका को बिल्कुल बेदखल करो यहाँ से और यूरोपियन यूनियन को बेदखल करो यूक्रेन में, तभी हम बात करेंगे और तभी हम शांति से रह सकते हैं, नहीं तो हम तुम्हें नहीं रहने देंगे। तो ये बौखलाया हुआ है। और जब आदमी बौखलाहट में होता है तो कुछ भी करता है। इनका एज भी हो गया है, इनको और जीने और मरने की कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका जनता जिए चाहे मरे। कुछ नेता इसी तरह के होते हैं जिनको जनता मरे चाहे जिए, हमें सत्ता में रहना है किसी तरह से, कुछ भी करके हम पावर में बने रहेंगे, हमें जनता से कोई मतलब नहीं है। तो पुतिन की भी स्थिति वही है। और यही कारण था कि एक रिटायरमेंट का एज दिया जाता है। जो हाई लेवल पे जो होते हैं लोग, उनको रिटायरमेंट कर दिया जाता है, रिटायर कर दिया जाता है कि उनको सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है और वो सही निर्णय नहीं ले पाता है। तो इसलिए रिटायरमेंट रखा गया था। इसलिए नए जनरेशन के हाथ में ताकत दी जाती है। नुकसान होता है। आप समझने की कोशिश करिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। आप जब देखेंगे कि किसी कंट्री में ज़्यादातर ऑफिशियल ओल्ड एज के होंगे, उस कंट्री का विनाश होता है। अमेरिका का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ओल्ड एज हो सकता है, लेकिन बाकी सारे मिनिस्टर को उठा के देख लीजिए, कमला हैरिस यंग है जो उपराष्ट्रपति है, तो वो संभालने के लिए है, वो राय देने के लिए है। लेकिन बाकी जगह ऐसा नहीं है। बाकी कंट्रियों में जहाँ कुछ कंट्रियाँ हैं जहाँ आप देखेंगे तो उसके मंत्री, सब सारे मंत्री अगर उसके कैबिनेट में झांक के देखेंगे तो लगेगा कि ओल्ड एज होम है। तो क्या डिसीजन करेगा वो? क्या अपने जनता की रक्षा करेगा? क्या आपको बचाएगा दुश्मनों से? यूक्रेन ने कर्फ्यू लगा दिया है अपने शहर में, क्योंकि मिलिट्री जब रसियन जब चले जाते हैं टैंक आगे लेके, पीछे से तोड़ते जाते हैं पूरा सब कुछ तहस नहस करते हुए, तो लोग घरों में होते नहीं हैं, तो कुछ लोग आके लूटपाट करते हैं पीछे पीछे, जिसको तोड़-फोड़ ग्रुप नाम दिया है यूक्रेनियन राष्ट्रपति ने। तो इसलिए उन्होंने कर्फ्यू लगा दिया है कि बाहर किसी को भी अगर देख लिया तो उसको यही समझा जाएगा कि यह तोड़-फोड़ ग्रुप बना है और उसको मार दिया जाएगा। तो इसलिए बाहर कोई नहीं निकल रहे हैं। तो इसलिए भी हमारे विद्यार्थी वहाँ जहाँ फंसे हुए हैं वहाँ से नहीं निकल सकते बाहर। उनको किसी भी हाल में वहाँ कम साधन के साथ जिंदा रहना होगा जब तक कि शांति नहीं हो जाता। मैं यही कह रहा हूँ कि हम अभी फंसे हुए हैं, देश फंसा हुआ है, बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा और देश के भविष्य खतरे में है। उसके लिए हमें अभी से सोचना है और अभी से काम करना है। आज आपने एक मौका गंवा दिया है। जिन लोगों ने इस देश के लिए वोट नहीं किया है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आज के चुनाव में आप लोगों ने अपना एक मौका गंवा दिया है। एक मौका गंवा दिया है देश बचाने के लिए। तो आने वाले चुनाव में जरा सोच समझ के वोट करना, अपने बच्चों के भविष्य के लिए करना, उनके शिक्षा के लिए करना, रोजगार के लिए करना। भारत में पढ़े लिखे बच्चे जब नौकरी करने के जाते हैं, नौकरी मांगने जाते हैं, तब लाठियाँ मिलती है। रेलवे के लिए नौकरी मांगते हैं तब लाठियाँ मिलती है, डंडे मिलते हैं, गालियाँ मिलती हैं। पढ़ने के लिए बाहर जाओ तो वहाँ उनको मारा जा रहा है। भारत में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए जाओ तो प्राइवेट कॉलेजों में लूट है। इन्हीं नेताओं के कॉलेज हैं, इनके ही द्वारा बनाया गया हो, इनके माफिया द्वारा बनाया गया हो। जितना इतना डोनेशन होता है कि कोई जा नहीं सकता। और ये बच्चे वहाँ जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं, सारे मिडिल क्लास और गरीब बच्चे हैं। उनकी ये मजबूरी थी कि 80,000 का टिकट हो गया था और ये प्लान में नहीं था कि हमें आना पड़ेगा। बहुत सोच समझ के प्लानिंग होती है बजट, जब बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं गरीब लोग। उनमें से मैंने भी भेजा था।
तो बहुत सोच समझ के भेजना होता है। उसमें बजट में थोड़ा भी गड़बड़ी नहीं, उनको होता है कि पूरा प्लान करके कि इतना पैसा है, इतने में कई बार भारत बुलाएंगे हम और कैसे काम करेंगे, और ये एक्सीडेंटल एक्सपेंस कहाँ से आता। और उन्होंने सोचा होगा कि हम रोक लेते हैं वहाँ, शायद बात बच जाए, मेरा इतना पैसा बच जाए। अब बच्चे का ज़िंदगी खतरे में, जीवन खतरे में पड़ गया। तो सब लोगों को सोचना है कि हमें अपने देश में मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए, हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था को सुधार के लिए, हमारे देश को ठीक करने के लिए अब समय आ गया है कि आप सब जाग जाएं और आंखें खोलें। अभी भी कह रहा हूं, ओल्ड एज होम को बदलने के लिए आपको जागना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा आगे। पढ़े लिखे पकौड़े तलेंगे ये अब नहीं चलेगा। पढ़े लिखे को अब रोड पे आना पड़ेगा, लोगों से बात करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, क्योंकि आधी आबादी आपको अभी भूख और उसमें है, रोटी के चक्कर में पड़े हुए हैं। वो अनाज के नाम पर वोट कर रहे हैं। उनको समझाना पड़ेगा कि अनाज के नाम पर वोट करोगे तो आप सोमालिया बन जाएगा या नाइजीरिया बन जाओगे और आप सब खत्म हो जाओगे। बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं। वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।